नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वा पाए बौरात नर वा खाए बौराए। यानी कनक जो है दो चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया गया है। एक है सोना और दूसरा है धतूरा। तो ये कहा यह गया है कि सोना अगर मिल जाए तो आदमी जो है वो बौरा जाता है, यानी पागल हो जाता है, और अगर धतूरा खा ले तब भी पागल हो जाता है। तो किसी भी चीज़ की अधिकता, किसी भी चीज़ की प्रमुखता, वो जो है हमेशा नुकसान पहुंचाती है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, प्रभुता पाए काय मद नाही। तो यही स्थिति देश के दो मुख्यमंत्रियों की, आज दो ही मुख्यमंत्रियों की बात कर रहा हूँ, ये हुई। और चूँकि डेमोक्रेसी है तो सोने और धतूरे की बात नहीं कर सकते। बात है उसमें आपको जो जनादेश मिला है। जनादेश अगर आपको प्रचंड मिले तो उसमें संयम की ज़रूरत होती है। फिर कहते हैं ना कि फलदार पेड़ को झुकना चाहिए, झुका हुआ होता है। तो अगर आपको बड़ी सफलता मिली है तो आप में ह्यूमिलिटी होनी चाहिए। पश्चिम बंगाल में 2021 का विधानसभा चुनाव हुआ। उसका नतीजा आपको मालूम है कि ममता बनर्जी तीसरी बार सबसे ज़्यादा बहुमत से जीत कर आई। पहले चुनाव में जो जितनी सीटें मिली थी उससे ज़्यादा दूसरे में मिली, दूसरे में जितनी मिली थी उससे तीसरे में। उनको लगा कि अब उनको पछाड़ने वाला, उनका मुकाबला करने वाला कोई है नहीं, और वो विश्व विजय के लिए निकल सकती है, कम से कम भारत विजय के लिए तो निकल ही सकती हैं। तो राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा जाग गई। प्रशांत किशोर साथ में थे तो उन्होंने उसको और हवा दिया और कहा कि बिल्कुल आपकी पार्टी जो है राष्ट्रीय पार्टी बन सकती है, पार्टी का विस्तार दूसरे राज्यों में कीजिए। इसके लिए पहला राज्य जो चुना गया वो था गोवा। अब गोवा में बहुत बड़ा दांव लगा दिया ममता बनर्जी ने, और ख़ास तौर से उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी ने। राज्यसभा की एक सीट भी कुर्बान कर दी, फलेरियो को दे दिया। और फलेरियो, अभिषेक बनर्जी, प्रशांत किशोर, ममता बनर्जी और उनका पैसा सब मिलकर एक विधानसभा की सीट नहीं जीत पाए। बहुत बड़ा सेटबैक लगा ममता बनर्जी की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा को। लेकिन बात इतनी जल्दी समझ में नहीं आती। कुछ लोग होते हैं ठोकर खाने से पहले समझ जाते हैं, कुछ लोग होते हैं ठोकर खाने के बाद समझ जाते हैं, कुछ लोग होते हैं कई बार ठोकर खाने पर भी संभलते नहीं हैं। ममता बनर्जी का हाल वैसा ही नजर आ रहा है। तो गोवा के बाद उन्होंने त्रिपुरा और मेघालय में अपना दांव आजमाया। त्रिपुरा, चूँकि वहाँ बंगाली हिंदुओं की संख्या, आबादी 70% है, उनको लगा कि यहाँ पर तो हमारे लिए बना बनाया माहौल है। एक भी सीट नहीं मिली। उसके अलावा मेघालय, कांग्रेस पार्टी से मुकुल संगमा 12 विधायक तोड़कर आए और टीएमसी में शामिल हो गए। उन 12 विधायकों के साथ चुनाव में उतरे और जीते कितने? 5। तो ममता बनर्जी की जो महत्वाकांक्षा थी राष्ट्रीय पार्टी बनाने की, वो जो है पहले गोवा ने, फिर नॉर्थ ईस्ट ने उनके मंसूबे पर पानी फेर दिया। तो बाहर तो सफलता मिली नहीं, पता चला कि घर में नुकसान होने लगा। सागर दीघा विधानसभा सीट का उपचुनाव हुआ, उसमें कांग्रेस का उम्मीदवार जीत गया। और ममता बनर्जी का कहना है कि इसमें सीपीएम, कांग्रेस और भाजपा तीनों मिल गए थे। हो सकता है मिल गए हो, लेकिन नतीजा तो ये हुआ कि ममता बनर्जी हार गई। उनकी जो अपराजेयता का एक मिथक बना हुआ था वो टूट गया। उनको हराया ही नहीं जा सकता है, तो उनको हरा दिया गया। अब एक सीट से कोई मतलब परिवर्तन बड़ा नहीं आने वाला है, लेकिन ममता बनर्जी के लिए निश्चित रूप से ये बड़ा धक्का है। खासतौर से पंचायत चुनाव आने वाले हैं, इसलिए और ज़्यादा है। अब सागर दीघा की सीट इसलिए भी इम्पॉर्टेंट थी कि ये सीट पिछले 2021 में टीएमसी 55,000 वोटों से जीती थी और इस बार 22,000 वोटों से हार गई, कांग्रेस पार्टी से हार गई। उससे बड़ा धक्का ये लगा कि इस चुनाव क्षेत्र में 60% मुस्लिम मतदाता है। बाहर सफलता मिलना तो छोड़िए, अंदर जो सफलता मिल रही थी उस पर भी ब्रेक लग गया, क्योंकि ममता बनर्जी इस सीट पर जीत के जरिए ये बताना चाहती थी, ये संदेश देना चाहती थी कि ये जो विपक्ष उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहा है, उनके मंत्री और नेता जो जेल जा रहे हैं, ये सब पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है। ये सेंट्रल एजेंसीज़ का दुरुपयोग करके ये सब केस बनाया जा रहा है और उनकी पार्टी बिल्कुल पाक साफ है और आम मतदाता पर इन बातों का कोई असर नहीं पड़ा है। उनकी वो कोशिश भी नाकाम हो गई। उनकी किश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। देखिए, पश्चिम बंगाल में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव पर पंचायत चुनावों का बड़ा असर होता है। 2018 में पंचायत चुनाव हुए, सीपीएम साफ हो गई। वो एक संकेत था कि आने वाले समय में सीपीएम जो है वो उखड़ने जा रही है, और वैसा ही हुआ।
लोकसभा में और उसके बाद विधानसभा में। विधानसभा में तो कांग्रेस के साथ अलायंस किया, फिर भी 0 रही, तो इसलिए कुछ हासिल नहीं हुआ। तो पंचायत चुनाव से पहले ममता बनर्जी चाहती थी कि कोई हार नहीं हो, एक वो मैसेज दे सकें लोगों के बीच में कि उनके अपराजय होने का जो मिथक है वो बना हुआ है और उनको कोई हरा नहीं सकता। इसलिए एक उपचुनाव की बात नहीं, एक सीट जाने की बात नहीं, उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इससे जो संदेश गया है उससे उनको फ़र्क पड़ता है। और वो घोषणा कर चुकी है कांग्रेस के खिलाफ जो है कि वो किसी गठबंधन में शामिल नहीं होंगी, क्योंकि बार बार विपक्षी दलों में जो बात हो रही है तो मुद्दा निकल कर आता है कि कांग्रेस के बिना कोई विपक्षी एकता का कोई मतलब नहीं है और ममता बनर्जी को कांग्रेस के साथ किसी हालत में जाना नहीं है। तो ममता बनर्जी की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा का ऐसा हश्र होगा, इसकी उन्होंने शायद कल्पना भी नहीं की होगी। जब 2021 के विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद वो दिल्ली आईं तो ऐसा लग रहा था कि एक राष्ट्रीय नेता का आगमन हुआ है। अलग अलग पार्टियों के नेता उनसे मिलने के लिए बेताब थे। उन्होंने किससे मुलाकात की, इसकी पूरे मीडिया में चर्चा थी। जहाँ जहाँ जिस नेता के यहाँ जाती थी या जो नेता उनसे मिलने आता था उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी। पूरे देश में माहौल बनाया जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर किसी नेता की नेतृत्व की ज़रूरत थी तो वो ममता बनर्जी के रूप में मिल गया है। और आप देखिए, सिर्फ 2 साल, ज़्यादा समय नहीं लगा, सिर्फ 2 साल में अर्श से फर्श पर पहुंच गई हैं ममता बनर्जी राष्ट्रीय राजनीति की दृष्टि से। तो उनकी राष्ट्रीय राजनीति की जो महत्वाकांक्षा है, मुझे लगता है कि उन्होंने उसका परित्याग कर दिया है। जैसे ही उन्होंने कहा कि वो किसी से गठबंधन नहीं करेंगी लोकसभा चुनाव में, तो उन्होंने समझ लिया कि अब इस गठबंधन के खेल में उनको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, इससे नुकसान ही होगा, तो ज़्यादा अच्छा है कि अपना घर बचाया जाए। दूसरे मुख्यमंत्री हैं जिनको राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा का कीड़ा बहुत तेज़ी से काट रहा है पिछले 1.5-2 साल से, उनको भी, वो हैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव। उन्होंने अपनी पार्टी का नाम तेलंगाना राष्ट्र समिति से भारत राष्ट्र समिति रख लिया, BRS रख लिया, और उन्होंने राष्ट्रीय पार्टी के रूप में रजिस्ट्रेशन कराने की कोशिश की। उनको लगा कि उनकी पार्टी राष्ट्रीय हो गई। अलग अलग राज्यों में जाकर नेताओं मुख्यमंत्रियों से मिले और बातचीत की, कोई उनको खास सफलता मिली नहीं। उन्होंने रैली की तेलंगाना में तो कई मुख्यमंत्री आए, नीतीश कुमार आए, पिनराई विजयन आए, भगवंत सिंह मान आए और अरविंद केजरीवाल आए, लेकिन इनमें से कोई उनकी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा यानी उनको प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। और केसीआर को लगता है कि वो सबसे योग्य हैं इस पद के लिए, तो वो अलग अलग राज्यों में अपनी पार्टी की शाखाएं खोल रहे हैं, संगठन तैयार कर रहे हैं। जैसे छत्तीसगढ़ पर उनकी नज़र है, हरियाणा पर उनकी नज़र, उनकी ऐसे राज्यों पर नज़र है जो एग्रेरियन है, जहां कृषि पर आधारित है जो राज्य, क्योंकि उनको लगता है कि वो किसानों के मसीहा हैं। उनके यहाँ जो राज्य में रैयत बंधु योजना चलती है, उनको लगता है कि ये गेम चेंजर है। रैयत बंधु योजना ये है कि तेलंगाना में 2 फसलें होती हैं, दोनों फसलों के लिए प्रति एकड़ 5,000 रुपये का अनुदान राज्य सरकार देती है किसानों को प्रति एकड़। और उनको लगता है कि ये योजना लेकर छत्तीसगढ़ में जाएंगे तो उनको सफलता मिलेगी। महाराष्ट्र भी जाना चाहते हैं, तो उनका नारा है अब की बार किसान सरकार। तो छत्तीसगढ़ में उन्होंने अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी के साथ जो है वो अलायंस बनाने की घोषणा की है। उसके अलावा किसान आंदोलन के दौरान किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी, उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा उसी समय से जगी हुई है, वो BRS में शामिल हो गए। तो कुल मिलाकर केसीआर ममता बनर्जी से ज़्यादा समझदार निकले। ज़्यादा समझदार इसलिए कि वो बोल रहे हैं, उन्होंने किया कुछ नहीं। उन्होंने किसी भी राज्य में चुनाव लड़ने की अभी तक कोशिश नहीं की है, कोई बाई इलेक्शन लड़ने की कोशिश नहीं की है। अपने राज्य से बाहर कोई किसी भी इलेक्टोरल बैटल में वो उतरे नहीं हैं। तो उनकी मुट्ठी जो है अभी बंद है, तो उनको लगता है ये मुट्ठी लाख की है। ममता बनर्जी की मुट्ठी खुल गई है और वो राष्ट्रीय राजनीति की दृष्टि से खाक की हो गई है। तो ये फ़र्क है दोनों में, लेकिन दोनों की महत्वाकांक्षा जो है उसमें से ममता बनर्जी ने तो वास्तविकता को स्वीकार कर लिया है, केसीआर अभी तक स्वीकार नहीं कर पाए। और वो जब तक तेलंगाना विधानसभा का चुनाव नहीं हो जाता, उसके नतीजे नहीं आ जाते, तब तक उनको सच्चाई का एहसास नहीं होगा। उनकी पार्टी के खिलाफ उनके राज्य में बहुत ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी है, जिसका शायद उनको या तो अंदाज़ा नहीं है
या वो ये दिखाना नहीं चाहते कि उनकी पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। उनको लगता है कि ये सब झूठा प्रचार है और ख़ास तौर से बीजेपी का प्रचार है कि उनकी पार्टी के खिलाफ जो है एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा है। ये उनका दूसरा कार्यकाल है। जो दूसरे कार्यकाल से पहले चुनाव के दौरान वादे किए थे वो पूरा कर नहीं पाए हैं। उसके लिए वित्तीय स्थिति जो राज्य की है बहुत ख़राब है, ऐसे में कर नहीं सकते, तो मजबूरी है। लेकिन जनता इन सब बातों पर ध्यान नहीं देती। उसका ध्यान सिर्फ इस बात पर होता है कि आपने वादा किया था और आपने पूरा नहीं किया। इसका कोई एक्सप्लेनेशन जो है वो केसीआर के पास है नहीं। तो ये दोनों मुख्यमंत्री, दोनों नेता, क्षेत्रीय दल के नेता राष्ट्रीय राजनीति करने निकले हैं, लेकिन इनको अंदाज़ा नहीं है कि उसके लिए क्या ज़रूरत होती है, किस तरह की तैयारी की ज़रूरत होती है, कितने बड़े पैमाने पर संगठन खड़ा करने की ज़रूरत होती है, किस तरह का नैरेटिव बनाने की ज़रूरत होती है, किस तरह का आंदोलन खड़ा करने की ज़रूरत होती है। ये सब किए बिना केवल सरकार के पैसे और सरकार के रसूख के बल पर किसी दूसरे राज्य में आप चले जाएंगे और आपको वोट मिलने लगेगा वैसे ही जैसे आपको अपने राज्य में मिलता है, इससे बड़ी नासमझी तो कोई हो नहीं सकती है। तो ममता बनर्जी समझ गई, क्या केसीआर समझेंगे? और समझेंगे तो कब तक समझेंगे? अपना नुकसान उठाकर समझेंगे या उससे पहले समझेंगे? जल्दी ही इसका पता चल जाएगा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।